हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखते हैं आगे क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू मैमेलियन हार्ट। एक मैमेलियन हार्ट के अंदर किस तरह से सर्कुलेशन होता है ब्लड का, इसको यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए द पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी under the influence of pressure exerted by the heart is called circulation। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होना उस प्रेशर की मदद से जो हमारा हार्ट लगा है। क्या मतलब, आपका हार्ट आपके ब्लड के ऊपर एक प्रेशर दे रहा है, उसको प्रेशर से आगे पुश कर रहा है, जिसकी वजह से आपका ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पा रहा है, वो कहलाता है आपका सर्कुलेशन। In mammals and birds, the circulation is called double circulation। मैमल्स और बर्ड्स में सर्कुलेशन होता है, उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। रीजन आप सभी को क्लियर है, क्योंकि ब्लड जो है हार्ट में 2 टाइम्स इंटर करता है। दिस इज बिकॉज द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन। आपके लंग्स से लेकर पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचे और वापस से वो ब्लड आपके लंग्स तक पहुंचे, ये पूरा एक सर्कुलेशन कहलाता है। इस पूरे 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन में आपकी जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड 2 बार एंटर कर रहा है, इसीलिए उसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, फिर डबल सर्कुलेशन इन्वॉल्व 2 सर्कुलेशन। अब जो डबल सर्कुलेशन होता है ना, इसके अंदर भी 2 चीज आती है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज नोन एज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सेकेंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या डिफरेंस है? सिस्टमिक सर्कुलेशन आपके पूरे हार्ट से डील करेगा, जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन या आपके लंग्स से डील करेगा। ये दोनों टाइप के आप देख चुके हैं डायग्राम में, जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी। यहां पर रीड करते क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। इन दिस ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल थ्रू बॉडी ऑर्गन्स। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के राइट ऑरिकल तक आने का सर्कुलेशन है, वो कहलाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल। ये जो चीज है ये आपकी बॉडी में आपके राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक का जो सर्कुलेशन है उससे डील करती है। अब एक चीज आपको समझाता हूं, यहां पर एग्जाम में नहीं आएगा, कंपटीशन के हिसाब से कर। ठीक है, देखिए आपकी हार्ट में ये 4 चेंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, आपके हार्ट में ये 4 चेंबर्स प्रेजेंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके हार्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा चेंबर होगा, तो हमारा आंसर होगा सबसे स्ट्रॉन्ग चेंबर हमारी बॉडी के अंदर होगा वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल? क्योंकि हम सभी जानते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे स्ट्रांग होना पड़ेगा, सबसे ज्यादा थिक होता है ये, ताकि अच्छे से प्रेशर लगा के ब्लड को पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट कर सके। कभी 1 मार्क्स में कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है कि विच चैम्बर इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द 4 इन योर हार्ट? द आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर पॉइंट? फिर डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल गेट क्लोज्ड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू ऑरिकल, लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। क्या मतलब, आपका जो हार्ट है, ठीक है, एक बात सोचो, जो आपका हार्ट है उसमें ऑरिकल में ब्लड आ गया, ब्लड में ऑरिकल छोटा हुआ, उसने ब्लड को पुश करा कि वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड से ब्लड को वेंट्रिकल में पास आउट कर दे। अब एक बात सोचो, आपका जो ब्लड है वहां पर वेंट्रिकल भी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल भी तो सिकुड़ेगा, जो कि अगर ताकि ब्लड आगे ट्रांसपोर्ट हो सके। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब वेंट्रिकल सिकुड़े तो कुछ ब्लड वापस से ऑरिकल में जाने की कोशिश करे। जब आपका वेंट्रिकल सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट हो, तब कुछ ब्लड वापस से आपके ऑरिकल में जाने की कोशिश करे।
इसी चीज को प्रिवेंट करता है आपका बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वेल्व। ये इसीलिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुलता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल, कि गलती से भी अगर ब्लड वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में जाने की कोशिश करे तो ये उसको रोक देगा। यहां पर क्या बोला गया है, व्हेन द बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वेल्व गेट क्लोज्ड, जब ये वेल्व क्लोज हो जाते, बंद हो जाते, बंद कब होंगे, जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल इनटू द ऑरिकल, ताकि वेंट्रिकल से ब्लड ऑरिकल में न चला जाए। तब एक साउंड प्रोड्यूस्ड होता है जिसको हम कहते हैं लब साउंड। व्हेन सेमी लूनर वेल्व गेट क्लोज्ड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। क्या मतलब इसका, इसको समझना, आपकी बॉडी में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आगे मूव कर जाता है, एक जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, एक जाता है एओर्टा में, ब्लड वहां चला जाता है। लेकिन मे भी पॉसिबल कि कुछ ब्लड वापस से पीछे आने की कोशिश करे, तो उस पीछे आने की कोशिश को भी फेल कौन करता है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में प्रेजेंट एक वेल्व, एक ढक्कन, जिसका नाम है यहां पर सेमी लूनर वेल्व। ठीक है, इसका काम होता है ब्लड को वापस से वेंट्रिकल में जाने से रोकना। और जब ये बंद होता है, जब ये वेल्व बंद होते हैं, तब प्रोड्यूस होता है एक साउंड जिसको होता है डब। मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड ने कोशिश कर जाने की ऑरिकल में, तब ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वेल्व बंद हो गए, साउंड प्रोड्यूस हुआ लब। फिर उसी वक्त जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ब्लड चला तो गया पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा में और दूसरी आर्टरीज में, लेकिन उस वक्त कुछ ब्लड वापस से वेंट्रिकल में जाने की कोशिश कर रहा है। तब क्या होगा, तब आपका जो बॉडी है वो वापस से वेंट्रिकल में ब्लड को आने से रोकेगी और एक ढक्कन होगा सेमीलूनर वेल्व जिसको बंद करेगी, तब प्रोड्यूस होगा साउंड डब। तो लब डब साउंड प्रोड्यूस होता है जो आपके हार्ट की कंडीशन को बताता है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएं, जब बुखार होगा वो आपका स्टेथोस्कोप लगा के चेक करेगा, तो चेक क्या करता है, यही चेक करता है कि हार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। डॉक्टर गेट क्लू अबाउट द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट बाय लिसनिंग टू द हार्ट बीट थ्रू अ स्टेथोस्कोप। अ फास्टर हार्ट बीट इज इंडिकेटिव ऑफ फीवर। बहुत तेज हार्ट बीट मतलब बहुत जल्दी जल्दी लब डब साउंड हो रहा है, मतलब या तो आपको टेंशन है, हाइपर टेंशन मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, या फीवर है। वेयर एज अ स्लोअर हार्ट बीट इंडिकेट पुअर हेल्थ। लेकिन अगर आपकी हार्ट बीट कम है तो वो आपकी हेल्थ कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। फिर हार्ट बीट, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। आपके पूरे हार्ट के सभी चैम्बर की वॉल मसल्स की बनी हुई है। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। ये जितनी भी आपकी मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट होती, रिलैक्स होती, कॉन्ट्रैक्ट होती, रिलैक्स होती है। द कॉन्ट्रैक्शन फेस ऑफ द हार्ट मसल इज कॉल्ड सिस्टोल। मतलब क्या, जब भी आपका कोई भी चैम्बर या मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी उस कंडीशन को कहते हैं सिस्टोल। वेयर एज द रिलैक्स्ड फेस ऑफ द हार्ट मसल इज कॉल्ड डायस्टोल। सिस्टोल, डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। और ये बेसिकली हम बात करें तो हम बात करते हैं इस चीज में वेंट्रिकल्स की। ठीक है, वन कंप्लीट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, एक पूरा कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का, दोनों ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वो कहलाता है आपका हार्ट बीट। द एवरेज हार्ट बीट ऑफ ए एडल्ट पर्सन व्हाइल रेस्टिंग इज 72 to 80 टाइम्स पर मिनट। आपका दिल, हार्ट एक मिनट में 72 से 80 टाइम्स बीट करता है। दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट। व्हेन वी डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, जब आप किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी को करते हैं तब आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। आवर हार्ट बीट बिकम फास्टर। दिस इज बिकॉज एट सच टाइम द बॉडी सेल नीड मोर ऑक्सीजन। क्योंकि आपकी बॉडी सेल को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तब आपका ब्लड जल्दी जल्दी सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में ताकि सारे के सारे ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। ध्यान देना, इसी वक्त आपकी ब्रीथिंग रेट भी इसीलिए फास्ट हो जाती है। ठीक है, नीड मोर ऑक्सीजन to release more energy through respiration
टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन द ब्लड फ्लूज फास्टर। और इसी चीज को सप्लाई करने के लिए आपका ब्लड जल्दी जल्दी फ्लो होता है। क्लियर पॉइंट। फिर डॉक्टर यूजेस अ स्टेथोस्कोप। एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप को यूज करता है टू लिसन टू अवर हार्ट बीट, ताकि हमारी हार्ट बीट का वो सुन सके। द स्टेथोस्कोप एम्पलीफाइज, मतलब साउंड तो बहुत कम आता है लेकिन आपका स्टेथोस्कोप उसको बहुत बड़ा कर देता है ताकि क्लियर साउंड सुनाई दे सके। द साउंड ऑफ हार्ट बीट सो दैट द डॉक्टर कैन हियर देम क्लियरली। एम्पलीफाई मतलब उसको तेज कर देना। अ स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक आपके स्टेथोस्कोप में 3 पार्ट होते हैं। द चेस्ट पीस दैट कैरी अ सेंसिटिव डायफ्राम एट इट्स बॉटम, ये जो चीज है, ठीक है। फिर 2 ईयर पीस, ये ईयर पीस, और रबर ट्यूब, ये रही आपकी रबर ट्यूब जिससे साउंड ट्रेवल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर प्लेस द चेस्ट पीस ऑफ द स्टेथोस्कोप ओवर द हार्ट रीजन ऑफ ओवर चेस्ट। हमारे हार्ट में, हमारे हार्ट के ऊपर डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है। she put the 2 ear piece of stethoscope in her ear. The diaphragm amplifies the sound of heartbeat coming from our body. The rubber tube and earpiece transmit this sound. इस साउंड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं to the ear of the doctor. In this way, a stethoscope helps the doctor to find out whether our heart is functioning normally or not. Clear point? फिर no more. An instrument called sphygmomanometer is used to measure the blood pressure with which blood flow through the veins in the body. आपकी वेन्स में कितने प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने का काम करता है आपका इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्फैग्मोमेनोमीटर। द ब्लड प्रेशर इज द हाईएस्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। आपका ब्लड प्रेशर हाईएस्ट कब होगा? जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे टू पंप द ब्लड आउट, ताकि ब्लड को वो बॉडी से बाहर निकाल, मतलब उस हार्ट से बाहर निकाल के पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। इट इज लोएस्ट, ये सबसे कम होता है व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स, जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं टू रिसीव द ब्लड, ताकि ऑरिकल से उनको ब्लड और मिल सके। द नॉर्मल प्रेशर इज 120 इज फॉर सिस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और 80 फॉर डायस्टोल, मतलब जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। एक बात को ध्यान रखेंगे, ये जो ब्लड है ये होता है, ये प्रेशर जो है ये होता है mmHg में। क्या मतलब mmHg का? प्रेशर की एक यूनिट है। अगर कोई आपसे पूछे एक नॉर्मल पर्सन का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है तो आपका आंसर होगा 120 mmHg, डायस्टोलिक 80 mmHg। क्लियर पॉइंट। फिर देखिए किस तरह से आपके ब्लड प्रेशर को नापते हैं। कोर्स का नहीं है लेकिन आप समझेंगे फिर भी क्या हो रहा है। देखिए, जब भी आप गए डॉक्टर के पास ब्लड प्रेशर नापवाने के लिए, उसने क्या करा, आपके हाथ में एक ऐसा कफ बांध दिया। अब आपने सोचा कफ क्यों बांधना, तो यहां पर आपकी एक आर्टरी होती है जिसको कहते हैं ब्रैकियल आर्टरी। ये आर्टरी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर डॉक्टर को मालूम पड़ता है। डॉक्टर क्या करता है उसके बाद, इस चीज से, इस कफ से आपकी बॉडी, इसका यहाँ का प्रेशर इंक्रीज करता है। इतना प्रेशर इंक्रीज कर देता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है इस आर्टरी में रुक जाता है। देखो दिख रहा है, नो फ्लो। यहाँ पर पहले फ्लो हो रहा था लेकिन कफ बांधकर उसमें इतना प्रेशर लगाया कि ब्लड फ्लो यहाँ पर रुक गया और आपका मीटर इस तरह से ऊपर चला गया। डॉक्टर क्या करता है, फिर स्टेथोस्कोप लगाता है यहाँ पर, ठीक है, और धीरे धीरे करके यहां से प्रेशर को लूज करता है, यहां से प्रेशर को लूज करता है। तो एक बात सोचना, कैसे मालूम पड़ता है प्रेशर, इसको समझने के लिए जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है तो उसको सबसे पहले जैसे ही प्रेशर को हल्का सा लूज करना चालू करता है उसको एक साउंड सुनाई देता है। वो साउंड होता है सिस्टोलिक, वो साउंड होता है सिस्टोलिक। जब वो पहला साउंड आया वो कहलाता है सिस्टोलिक, मतलब उतना आपका सिस्टोलिक प्रेशर है जब पहला साउंड सुनाई दिया। और जब साउंड सुनाई देना बंद कर दिया, और जब साउंड सुनाई देना बंद कर दिया, क्या मतलब, जब तक
देखो सबसे पहले बार साउंड है, सपोज डब साउंड आया, जैसे ही प्रोसेस चालू करा डब साउंड आ गया और वो आया 130 पर। आपका मीटर ये 130 पर था और यहाँ पर साउंड आ गया डब का, मतलब डॉक्टर क्या बोलेगा, आपका प्रेशर सिस्टोलिक के 130। फिर उसको लूज करता गया। कब तक लूज करना है? जब तक साउंड आना बंद ना हो जाए, जब तक साउंड आना बंद ना हो जाए। जिस पॉइंट पर साउंड आना बंद हो गया वो कहलाएगा आपका डायस्टोलिक प्रेशर। वो क्या कहलाएगा? आपका डायस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। इस तरह से डॉक्टर को पता लगता है कि आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है। क्लियर हो रहा पॉइंट? फिर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब बात करेंगे एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, मतलब उनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर कैसे जाता है, इसको समझेंगे। ठीक है, देखिएगा। ऑर्गेनिज्म परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। हर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी अ लार्ज वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर जनरेटेड। और इस पूरी प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते निकलते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड एक्यूमुलेशन ऑफ दिस वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ। ये बहुत जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और अगर ये आपकी बॉडी में इकट्ठा हो गए तो आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सो दिस सब्सटेंस मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इसीलिए इन सभी सब्सटेंस का आपकी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेटेड इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस वही कहलाती है एक्सक्रीशन। द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है, जो जो ऑर्गेनिज्म, जो जो ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं, वो सब कहलाते हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट। ठीक है, फिर लेट अस स्टडी हाउ एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन वेरियस एनिमल। हर एनिमल में कैसे एक्सक्रीशन होता है इसको समझते हैं। इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, मोस्ट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव थ्रू द बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। आपकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। मतलब आपकी बॉडी में ज्यादा है, उसकी बॉडी से ऐसे कैसे बाहर निकल जाता है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म, लीच, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट। हमारे पास किडनी होती है, उनके पास नेफ्रिडिया होता है। इन इंसेक्ट लाइक कॉकरोचेस, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। हमारे पास किडनी, अर्थवॉर्म के पास नेफ्रिडिया, कॉकरोच के पास माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। एंड इनवर्टिब्रेट्स, मतलब वो एनिमल जिनके ऊपर रीढ़ की हड्डी होती है, हम लोगों के पास हम वर्टिब्रेट कहलाते हैं। किडनी आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। क्लियर है पॉइंट? फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट होता है इसको समझेंगे। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी वेस्ट आप बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट। उसके अंदर नाइट्रोजन भर भर के इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहला होता है अमोनोटैलिज्म। ये कौन होते हैं ऑर्गेनिज्म? जो नाइट्रोजन वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं। यूरिकोटैलिज्म, वो एनिमल जो यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं। फिर यूरिकोटैलिज्म, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं। फिर ऑकरेंस, कौन ऑर्गेनिज्म होते हैं? ठीक है, अमोनिया निकाल रहा है बट कौन है वो? इन एक्वेटिक एनिमल, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो अमोनिया निकालते हैं। जो मैमल्स होते हैं हम यूरिया निकालते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो यूरिक एसिड निकालते हैं। वाटर लॉस, अबाउट 500 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेल 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए आपकी बॉडी को 500 ml पानी चाहिए होता है। अब सोचो 500 ml पानी 1 ग्राम के लिए, इतना पानी पी सकते हो क्या? इसीलिए हम लोगों में नहीं होता है, ये एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। तो पानी भरपूर है, पीते जाओ, कौन रोक रहा है? यूरिकोटैलिज्म मतलब यूरिया जो निकालेंगे उनको चाहिए होता है 50 ml। 50 ml तो पी लेते हैं एक बार में। फिर जो यूरिक एसिड निकालेंगे वो होते हैं, उनको 5 ml पानी चाहिए होता है। जैसे बात करें एक कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच कितना पानी पी लेगा एक बार? एक बर्ड की बात करो, कितना पानी पी लेगी? इसीलिए उनके यूरिक एसिड निकालने के लिए उनको कम से कम पानी चाहिए था। भगवान ने
सोच समझ के सारा मैकेनिज्म बना है। टॉक्सिसिटी की बात करें, कौन कितना खतरनाक है, अमोनिया सबसे खतरनाक है, फिर उससे कम खतरनाक यूरिया, और उससे भी कम खतरनाक आपका है यूरिक एसिड। क्लियर पॉइंट। फिर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन किन किन टाइप से होता है इसको समझेंगे। द ह्यूमन बॉडी है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द बॉडी। ह्यूमन के पास बहुत सारे ऑर्गन्स है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। दिस आर लार्ज इंटेस्टाइन, lungs, skin and kidney. The undigested food is removed from the large intestine and expelled out of the body through the anus in the form of feces. सभी लोग पढ़ गए हैं सेकंड चैप्टर में अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, इजेशन कहा था अपन ने इनको। लंग्स, आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है आपके काम की थोड़ी है कोई, और जो आपके काम का नहीं आपके लिए वेस्ट है, तो उसको भी तो बाहर निकालना है। उसको बाहर कौन निकाल रहा है? आपके लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी सेल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। किडनी, आपकी बॉडी में जब लिक्विड को बॉडी से बाहर निकालते हो यूरिन के फॉर्म में, किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। दे हेल्प इन रिमूविंग यूरिया, वेस्ट सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट भी निकालते हैं। एक्सेस वेस्ट, बहुत कुछ बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया उसको भी बॉडी से बाहर निकालो फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। स्किन की बात करें, पसीना आता है, पसीना आता है तो आपकी बॉडी के बहुत सारे वेस्ट पसीने में बाहर निकल जाते हैं। आवर स्किन हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस वाटर, यूरिया, सम सॉल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। स्वेट इज अ लिक्विड वेस्ट secreted from the sweat gland under the skin. Sweating perform two functions. Sweating से दो काम होते हैं। It help to remove excess water, some salt, urea as liquid waste from the body. आपकी बॉडी से वेस्ट बाहर निकल गया। It help to keep our body cool during summer. लास्ट ईयर भी पढ़ के आए हैं आपकी बॉडी ठंडी कैसे रहती है जब इवोपरेशन होता है आपके स्वेट का। When sweat evaporates from our body, it takes with it the heat required for evaporation from our body. In this way, our body loses heat. It makes us feel cool. Cooling due to evaporation. Sometime on a hot summer day, we see white patches. गर्मी के दिनों देखना कपड़ों पे धब्बे बन जाते हैं, white patch form on a clothes, especially in area like underarms. This white patches are formed by the salt. ये सब उस नमक होता है जो पसीने के साथ बाहर निकला तो आपके कपड़ों पर जम गया, क्योंकि पानी तो उड़ गया लेकिन सॉल्ट वहीं पर जमा हुआ रह गया। ठीक है, फिर ये देख सकते हैं आपकी स्किन का डायग्राम है। ठीक है, स्किन इतनी बड़ी होती है, ये देखो स्वेट पोर, यहाँ से स्वेट बाहर निकलता है। फिर ये बॉडी के हेयर्स होते हैं, ये इतने अंदर तक होते हैं। स्वेट ग्लैंड जो स्वेट को प्रोड्यूस करेगा ये चीज। ठीक है, ये आर्टरीज, सेबेशियस ग्लैंड, ये फैट होते हैं, ये फैट की लेयर होती है। इस तरह से आपकी बॉडी में सारी चीजें बाहर निकलती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।